Hello, students. Today we will start our SST book from beginning. And the first lesson is the planet Earth and the solar system. You have read about solar system in your previous classes and in science subject also. You must have read about solar system and planet Earth. So let's start reading. As the name of the lesson suggests, this lesson is about our planet Earth and the solar system. Which is solar system? What is solar system? Solar system means the solar family, in which there is sun and 8 planets. Let's start reading. We can see countless glittering tiny objects in the sky at night. रात को हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें चमकते हुए देखते हैं आसमान के अंदर. मोस्ट ऑफ दीज अपीयर ट्विंकलिंग. इनमें से ज़्यादा तो जो ट्विंकल करती हैं, जैसे ऐसे झम 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 करती हैं, जो आपको इस तरह ट्विंकल करती हुई नज़र आती है, दे आर स्टार्स. द अदर ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट सीम टू बी ट्विंकलिंग मे बी प्लैनेट्स. अब देखिए, इसके लिए आपको रात को स्काई को ध्यान से देखना होगा. जब रात को बिल्कुल साफ हो आसमान, यानी बादल वगैरह ना हो, अगर उस टाइम आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्स, जब आप देखते हैं आप सोचते हैं कि सारे के सारे स्टार्स हैं, लेकिन नहीं, उनमें बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते हैं. प्लैनेट्स भी ऐसे ही चमकते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्टार की तरह लगते हैं, लेकिन उनके बीच में एक डिफरेंस होता है. जो स्टार होता है वो कभी मतलब टिम 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 टिमाना जो बोलते हैं ना, उसमें कभी ऐसे टिम 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 देखोगे आप, वो स्टार्स होंगे. और जो बिल्कुल स्टेबल हैं, जो ऐसे टिमटिमाते नहीं हैं, ट्विंकलिंग नहीं होती है जिनके अंदर, लेकिन फिर भी वो चमक रहे हैं, तो वो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं. ड्यूरिंग द डे वी सी द सन विच इज़ ऑल्सो अ स्टार. और हम दिन में जो सूरज को देखते हैं वो भी एक सितारा है, सबसे बड़ा सितारा है. ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच अपीयर सिमिलर टू अस आर द हेवनली बॉडीज़. और जितनी भी चीज़ें हम स्काई में देखते हैं वो सारी हेवनली बॉडीज़ हैं. जो भी हमें इस आसमान में दिखाई देता है वो हेवनली बॉडीज़ है. द सन, द स्टार्स, द मून, द प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ये सारे की सारी जो हेवनली, इनको हम हेवनली बॉडी कहते हैं या सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं. You would be surprised to know that even our earth on which we live is a celestial body. यानी कि जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी. आप सभी को पता है कि स्पेस में ही है, हम सारे स्पेस में ही अर्थ है, ठीक है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है. तो सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं आसमान में वो सभी हेवनली बॉडीज़ हैं. The stars and the planets which we see in the sky are very small part of the vast space which is limitless. जो हमारा यूनिवर्स है वो, मतलब जो आप आकाश देख रहे हैं, आप यहाँ हैं तो भी आप वो आसमान देख रहे हैं, आप अमेरिका जाएंगे तो भी वो आसमान देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, मतलब आप कहीं भी चले जाइए आपको आसमान वो दिखाई देगा. इट मीन्स कि वो लिमिटलेस है, कहीं पर भी उसका कोई ख़त्म वो नहीं हो रहा है. तो जो इससे हमें पता चलता है कि जो ये वो वास्ट जो स्पेस है इतना बड़ा, ये लिमिटलेस है, इसकी कहीं कोई लिमिट नहीं है. देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस. और जो सेलेस्टियल बॉडी कुछ तो हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं, कुछ क्या बहुत लाखों करोड़ों ऐसी हैं जो हम अपनी आँख से स्पेस का सिर्फ एक पार्ट देख सकते हैं, पूरे स्पेस को नहीं देख सकते हैं, ठीक है. तो बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो पूरे की इस वास्ट स्पेस में फैली हुई हैं. दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस. बहुत दूर हैं हमसे. हंस वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम. इसलिए हम एक टाइम में सभी को नहीं देख सकते, एक टाइम में हम सिर्फ उसका एक पार्ट ही देख सकते हैं. The vast limitless space which includes all celestial bodies is called universe. और जो ये वास्ट लिमिटलेस स्पेस है जिसमें हमारी धरती भी है, सारी हेवनली बॉडीज़ भी हैं, सारे प्लैनेट्स भी हैं, सन है, मून है, ये सारे के सारे जिसके अंदर हैं उसे हम यूनिवर्स कहते हैं.
नाउ व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या है? ट्रू, देयर आर बिलियन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स। इस बहुत बड़े यूनिवर्स के अंदर जो सेलेस्टियल बॉडी हैं वो फैली हुई हैं। दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद वो स्पेस में फैली हुई है, मतलब कि जैसे आप क्यू में लाइन में खड़े होते हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस से खड़े होते हैं ना, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई बहुत पास भी है, कोई बहुत दूर भी है, ठीक है। तो कोई मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है स्पेस के अंदर, बिखरे पड़े हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ बिखरा देते हैं, स्पार्कल कर देते हैं कहीं पे, जैसे आप नमक को अगर आप फ्रूट्स के ऊपर लगाते हैं तो वो स्पार्कल कर देंगे आप उसको। स्प्रिंकल करने के बाद क्या होता है? स्प्रिंकल करने के बाद उसमें जैसे कोई कहीं पे दाना, कहीं पे 2 दाने होते हैं, कहीं पे 6 दाने होते हैं, कहीं पे 10 दाने होते हैं, है ना। तो इस तरीके से पूरे मतलब जो ये वास्ट स्पेस है हमारा यूनिवर्स है, इसके अंदर पूरा वो मतलब जो बॉडीज़ हैं वो फैली हुई हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फ्रॉम ह्यूज क्लस्टर्स। और जो ये काउंटलेस स्टार्स हैं, ये स्टार्स जो मिलके बनाते हैं एक ह्यूज क्लस्टर बनाते हैं, ये बहुत बड़ा क्लस्टर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। वन क्लस्टर में कंटेन बिलियन ऑफ स्टार। एक क्लस्टर के अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स हो सकते हैं, लाखों करोड़ों स्टार्स हो सकते हैं। ऑल द स्टार्स इन अ क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो वो तारे हैं जो एक ही जगह में, मतलब जितने भी स्टार्स हैं वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो सारे के सारे एक जगह मतलब अपनी जगह बनाए हुए हैं, वो वहाँ से इधर उधर नहीं होते हैं, वो वहीं होते हैं। सच अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स along with the giant collection of gas and dust is called a galaxy। तो गैलेक्सी क्या है? आप ये जो देख पा रहे हैं ये गैलेक्सी है, ठीक है। तो जो मतलब ये सितारे जो फैले हुए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक अगर हमें यूनिवर्स का किसी तरीके, वैसे तो यूनिवर्स लिमिटलेस है, उसको ना आप देख सकते हैं ना ही आप मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो भी साइंटिस्ट हैं वो कुछ भी मतलब जैसे स्टडी करने के लिए या जैसे भी उन्होंने जो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं इनका मतलब एक कलेक्शन, जो जिस तरीके से वो ग्रेविटेशनल पावर से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके अंदर मतलब गैस और डस्ट की कलेक्शन होती है, ठीक है। और उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप इसमें आपको बहुत सारे स्टार्स भी दिखाई देंगे, लेकिन बीच में जो आपको ये धुआं धुआं सा नज़र आ रहा है ये गैस और डस्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। Our Earth, along with the other planets, form the solar system। और जो हमारी अर्थ है वो दूसरे प्लैनेट्स के साथ सोलर सिस्टम बनाती है। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल ऑरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो हमारी जो गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम पड़ता है, वो गैलेक्सी उसे हम हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं और इंग्लिश में उसे मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो आउटवर्ड स्पाइरल में है मिल्की वे गैलेक्सी के। मोस्ट लाइकली देयर आर बिलियन ऑफ अदर सोलर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। अब हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम उसके अंदर हैं। और फिर एक हमारी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, और फिर हमारे जैसी गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं ऐसी यूनिवर्स के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मतलब यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। एज वी नो there are different type of celestial bodies in the universe। let us learn more about some of them। मतलब यहाँ पर और भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है यूनिवर्स के अंदर, तो हम उनका एक एक करके स्टडी करेंगे, जैसे स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, है ना, सैटेलाइट्स के बारे में। डू यू नो मिल्की वे गैलेक्सी अ फेंट वाइट बैंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई इज अ बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी। It contains a bar across its center region and has two major arms। The Orion arms is located between two major arms।
तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक फेंट वाइट बैंड है, जैसे हल्का मतलब जैसे धुंधला सा वाइट बैंड है, और जो कि पूरे मतलब आकाश के अंदर फैला हुआ है, इज़ अ बैड स्पाइरल गैलेक्सी। और स्पाइरल का मतलब इस तरीके से गोल 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 गोल, ये स्पाइरल गैलेक्सी मतलब इस तरीके की शेप में है। इट कंटेन्स अ बार अक्रॉस इट्स सेंटर रीजन, और जो सेंटर रीजन में है उसमें बार बने हुए हैं, एंड हैज़ 2 मेजर आर्म्स, और इसकी 2 मेजर आर्म्स हैं। और जो ओरियन आर्म्स है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि ओरियन आर्म्स के अंदर ही हमारा जो सोलर सिस्टम है वो लाई करता है। तो इसकी 2 मेजर जो आर्म्स बनाई गई हैं, ठीक है। अब हम स्टार्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज स्टार? स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब इनकी अपनी लाइट होती है। अब देखिए, आप देखते हैं कि मून जो है, मून चमकता है, लेकिन मून की अपनी लाइट नहीं होती है, स्टार की अपनी लाइट होती है। अब हम सन को अब स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि सन की जो लाइट है वो खुद की लाइट है, ठीक है। तो और मून की खुद की लाइट नहीं होती है। मून एक सैटेलाइट है, ठीक है। इसलिए मून हमेशा, जो मून चमकता है वो जो सन है उसकी जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो स्टार्स होती हैं उनकी अपनी लाइट होती है, सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस की बनी हुई होती हैं। दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इन द स्पेस। उनसे हीट निकलती है, लाइट निकलती है। रेडिएट का मतलब वो चमकते हैं स्पेस के अंदर। द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस। अगर हम स्टार्स को गिनने लगे तो वो काउंटलेस है। वी कैन नॉट काउंट दैम, वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ दैम एट अ टाइम। और एक टाइम में हम सारे के सारे स्टार्स को नहीं देख सकते। It has been said that at one time we can see not more than 6,000 stars। और हम एक टाइम के अंदर 6,000 से ज़्यादा जो स्टार्स है उसको नहीं देख सकते। दो स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडीज। अब आपको यहाँ पर स्टार्स बड़े प्यारे छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन वो छोटे नहीं हैं। वो हमारी कई कई स्टार्स तो हमारी जो अर्थ है उससे भी काफ़ी गुना ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो इतने छोटे हमें इसीलिए दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। The distance between celestial bodies is usually measured in a unit known as light year। अब देखिए, किलोमीटर और मीटर की जो बात है वो तो यहाँ ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स है, आप किलोमीटर में तो इसको बिल्कुल भी नहीं माप सकते आप। हाँ, हम एक जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के आपस के बीच की जो दूरी है उसको हम लाइट ईयर में मापते हैं। जैसे 1 लाइट ईयर, जैसे आप कहते हो ना 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये होता है 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर, इस तरीके से। और ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब होता है जैसे कि मतलब जो लाइट है वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगाती है। अब जैसे माना जाता है कि जो सन की लाइट है हम तक पहुँचने में 7 या 8 मिनट लगाती है, जबकि सन हमसे कितना ज़्यादा दूर है ना। लेकिन फिर भी वो 7 या 8 मिनट में हमारे पास, हमारी अर्थ पर पहुँच जाती है उसकी लाइट। तो मतलब अब देखिए कि 8 मिनट में लाइट पहुँच जाती है। तो ये लाइट अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम ये कंप्लीट करते हैं पहले। सम स्टार्स आर सो फार अवे दैट द लाइट रेडिएटेड बाय देम रीचेज अस इन मिलियन ऑफ ईयर्स। कुछ स्टार्स हमसे इतना ज़्यादा दूर हैं कि उनकी लाइट को रेडिएट होने में और हम तक पहुंचने में काफ़ी लाखों साल लग जाते हैं। मतलब उनकी उनकी जो लाइट है वो हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, जो अर्थ के पास सबसे ज़्यादा जो बड़ा तारा है वो कौन है? वो सन है। इज़ द प्रोक्सिमा सेंचुरी। इट इज़ अबाउट 4.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। ये हमसे 4.5 लाइट ईयर अवे हमसे दूर है। अब हम इसकी दूरी को करोड़ों में, किलोमीटर मीटर में नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि सन हमसे कितना दूर है? 4.5 लाइट ईयर हमसे दूर है। डू यू नो डिस्टर्बेंस इन द एटमोसफेयर कॉजेज स्टार लाइट टू बैंड स्लाइटली। जो एटमॉस्फेयर में जो डिस्टरबेंस होता है उससे क्या होता है, जो स्टार की लाइट होती है वो बिल्कुल मतलब बैंड हो जाती है सीधी,
एट अ रिजल्ट सम ऑफ द लाइट रीचेज अस डायरेक्टली। इससे क्या होता है कि किसी किसी की लाइट हम पर बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। एंड सम गेट्स स्लाइटली बेंट अवे, और कुछ बेंट हो जाती हैं। दिस मेक्स अ स्टार टू ट्विंकल। इससे मतलब अब देखिए, मैंने जो ये बात कही है कि वो हमारे लिए खतरनाक होती है, वो जैसे वो मैंने जैसे हमारा सन एक स्टार है, ठीक है। अब सन की लाइट हमारे सब के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी हो, सबके लिए वो ज़रूरी है ना। लेकिन उसका भी एक प्रॉपर मेजरमेंट तक आना ही हमारे लिए सही होता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्टरबेंस हो जाती है, हम जो करते हैं मतलब, तो उससे आप सभी को पता है कि ओजोन लेयर के अंदर जो होल है वो हो गया है। उसकी वजह से जितनी लाइट हम तक आनी चाहिए उससे कुछ ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। और वो हम सबके लिए ही खतरनाक होती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में अगर हमारा डिस्टरबेंस होगा तो कहीं ना कहीं से हमें उस चीज़ को जो है ओवर टॉलरेट करना पड़ता है। अब हम बात कर रहे थे लाइट ईयर की, तो लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, जो लाइट होती है, मान लिया ये इससे जो लाइट निकल रही है, मान लिया सन ही लगा लीजिए कि सन से जो लाइट निकल रही है, अब लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट को एक सेकंड के अंदर लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड के अंदर लाइट 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय कर लेती है एक सेकंड में, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन अ ईयर और 365 डेज इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। अब एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस वो रे कवर करेगी, अब आप ये देखिए कि जब वो एक सेकंड के अंदर जब वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है एक सेकंड के अंदर, तो 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में कितनी करेगी। और फिर उसके बाद ये देखिए कि 60 मिनट हो गई, 60 सेकंड हो गई, तो 1 मिनट हो गई है ना, 60 सेकंड में 1 मिनट हो गई। अब 1 मिनट, अब आप ये देख लीजिए कि 24 घंटे में फिर कितनी करेगी। और फिर ये देखिए कि वो एक दिन मतलब 24 घंटे हो गए, तो अब वो 365 डेज यानी कि 24 घंटे में जितनी करेगी उसको हम 365 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक साल में लाइट कितना कवर कर लेगी एरिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कुछ कीजिए। और फिर देखिए कि 365 डेज आप गिनती भूल जाएंगे, इसीलिए मैं कह रही थी कि किलोमीटर में इसको मापा नहीं जा सकता। तो एक लाइट ईयर का मतलब है कि एक साल के अंदर एक जो रे होती है वो जितनी दूरी तय करती है वो लाइट ईयर होता है। तो एक हम ये देखते हैं कि हाँ ये हमसे इतने लाइट ईयर दूर है, मीन्स कि इसकी लाइट हम तक इतने टाइम में पहुंचेगी, ठीक है। तो वो सिस्टम है यहाँ पर दूरी मापने का। अब है कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? इफ़ यू ऑब्जर्व द स्टार इन द क्लियर नाइट स्काई, अगर क्लियर नाइट स्काई के अंदर आप स्टार को ऑब्जर्व करोगे, देन दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आप देखेंगे कि स्टार्स की बहुत सारी शेप बनती है। अगर आप ध्यान से रात को स्टार्स को देखेंगे तो बहुत सारी उनकी ना शेप्स, तारे जो इकट्ठे मिलके ना अलग अलग तरह की शेप्स बनाते हैं। कोई बियर की शेप बनाता है, कोई क्वेश्चन मार्क की शेप बनाता है, ठीक है, कोई एनिमल की शेप बनाता है, कोई किसी मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई राजा तलवार लेके बैठा हो, है ना। तो इस तरह की शेप्स बनाते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको बहुत सारी शेप्स नज़र आएंगी आसमान के अंदर। आज आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। द फॉर्मेशंस में रिसेंबल एनिमल्स, ह्यूमंस और एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से वो मिलती जुलती हैं फिर शेप जो होती हैं। The group of stars which are recognized by their formations are called constellations.
और ऐसे जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कोई ना कोई शेप बनाते हैं उनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो स्टार है इस तरीके से शेप बनाते हैं, जो 7 तारे हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 7 तारे होते हैं। ठीक है, ये अगर हम इसकी बनाएं तो इस तरह की शेप बनती है उनकी। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? क्वेश्चन मार्क, या हम कई बार कड़छी यूज़ करते हैं जो जैसे खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, है ना, उस तरह की शेप। कोई भी आपका मन करता है, जैसा आप सोचिए कि हाँ आपकी अपनी इमेजिनेशन है कि आपको कैसा नज़र आ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई शेप बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड शेप बनाते हैं, तो उनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। उर्सा मेजर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर। अब ये ग्रेट बियर भी एक कॉन्स्टलेशन है, ये उर्सा मेजर भी बोलते हैं इसको। इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सेवरल स्टार। ये बहुत सारे तारों का एक ग्रुप है। इट अपीयर्स इन द नॉर्दर्न स्काई, नॉर्थ में ये दिखाई देता है। इन इंडिया द 7 स्टार्स कॉल्ड सप्तऋषि मंडल। और इंडिया के अंदर इसका मतलब ग्रेट बियर के अंदर वैसे तो बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन जो 7 तारे जो मैंने अभी आपको बताए थे ना, ये वाली शेप बनाते हैं, तो ये जो इसको हम इंडिया के अंदर इसको सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट बियर। और ये जो है ग्रेट बियर का ये पार्ट है, ग्रेट बियर में ही बनता है ये। देयर आर सेवरल अदर फॉर्मेशंस ऑफ स्टार्स, और ऐसी और भी बहुत सारी फॉर्मेशंस हैं स्टार की विच हैव बीन गिवन नेम्स बाय द एस्ट्रोनॉमर्स, जिनको एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत सारे नाम दिए हैं। द 2 ब्राइटेस्ट स्टार्स एट द हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल कॉल्ड पॉइंटर्स। और जो 2 हेड स्टार हैं जिनको मतलब जो सप्तऋषि मंडल के हेड पे हैं उनको पॉइंटर बोला जाता है। पॉइंट टुवर्ड्स द स्टेशनरी स्टार कॉल्ड पोल स्टार, और ध्रुव तारा, जिसको आप ध्रुव तारा बोलते हैं, वो उसके बिल्कुल हेड पे है जो पॉइंटर है इन द नॉर्दर्न स्काई। पोल स्टार लाइज अबोव द नॉर्थ पोल, इट ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बारे में आप 4th से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो तारा है पोल स्टार है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ की तरफ होता है। तो इससे जो रात को जो मतलब शिप वगैरह में ट्रैवल करते हैं वो इस तारे को देखकर इजीली, अगर उनके पास एक टाइम कंपास नहीं है तो वो इजीली डिसाइड कर लेते हैं कि जिस साइड नॉर्थ स्टार है वही नॉर्थ डायरेक्शन है। क्योंकि अगर हमें एक डायरेक्शन भी पता चल जाए तो हम बाकी की तीनों डायरेक्शंस को पता कर लेते हैं। क्योंकि अगर नॉर्थ की साइड हम अपना फेस करके खड़े होंगे तो बैक की साइड साउथ हो जाएगा, है ना, और हमारे जो राइट हैंड है उस साइड ईस्ट और दूसरे साइड वेस्ट। ठीक है, तो अगर हमें एक डायरेक्शन के बारे में भी पता चल जाता है तो चारों डायरेक्शन के बारे में हमें पता चल जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो अभी मैंने आपको शेप बताई थी ये सेम वही शेप है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ये 7 स्टार्स आप इसमें देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 स्टार्स हैं, इसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं भारत के अंदर। Indian and Greeks have been studying the shapes and patterns of stars since ancient time। और इंडिया के जो लोग हैं और जो ग्रीक के लोग हैं वो बहुत पुराने टाइम से स्टार्स की जो पैटर्न है, जो शेप है, उनको स्टडी कर रहे हैं। इन मॉडर्न टाइम्स द स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स use powerful and large sized telescopes to study the celestial bodies। और मतलब ये जो बड़े बड़े जो टेलीस्कोप आते हैं देखने, जो जहाँ से हमें डायरेक्ट दिखाई देता है, उन सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी करने के लिए वो इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो शेप बनती हैं उनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। Now we will study about the solar system. What is solar system? The sun and its companion. Companion means उसके friends. कौन से फ्रेंड्स हैं उसके? सेलेस्टियल बॉडीज कंस्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। अब उसके कंपेनियंस कौन से हैं? जो 8 प्लैनेट्स हैं वो उसके कंपेनियंस हैं, जो उसके चारों तरफ घूमते हैं।
द 8 प्लैनेट्स देयर कंपेनियन सैटेलाइट, फिर उनके अंदर भी उनके सैटेलाइट आते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून। फिर एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सभी सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं। दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, और वो जो जैसे सूरज बीच में है और ये चारों तरफ इसके जो घूमते हैं, तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जिस पर ये प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, तो ये इनका ऑर्बिट, मतलब इनकी ऑर्बिट है कि वो अपनी ही ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, वो किसी दूसरे की ऑर्बिट में नहीं जाते। अगर ऐसा होता तो कब के ये भीड़ भुड़ के ख़त्म हो चुके होते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब है द इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम कैसे बना। A question sometimes arises in our minds: how were the sun and its companions born? कि ये कैसे पैदा हुए? Some scientists believe that a giant cloud of gases and dust called the nebula. कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ा क्लाउड, जिसको उन्होंने नाम दिया है नेबुला, ठीक है, ये क्या था, ये गैसेस और डस्ट का बहुत बड़ा क्लाउड था, इसका नाम नेबुला था, और ये कम से कम 4.6 बिलियन ऑफ ईयर्स अगो, मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये हमें स्पेस में दिखाई दिया था। फिर ये क्या हुआ, इट कूल्ड, ये ठंडा हो गया, एंड गेन्ड वेरी फास्ट रोटेशन, और बहुत तेज़ी से घूमने लगा, जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से। द 8 balls of gases of different sizes were separated from the nebula. और फिर जब वो जोर जोर से घूम रहा था, तो जैसे ये इतना फास्ट रोटेट हो रहा था, इतना फास्ट 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 कि इसमें से अलग अलग 8 बॉल्स निकल के गिरी बाहर, ऐसे कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ऐसे अलग अलग इससे फट गई। तो इससे क्या हुआ, जो 8 बॉल्स ऑफ गैसेस जो निकली थी, ये तो प्लैनेट्स बन गई, ठीक है। और जो रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ द नेबुला, जो बीच में बच गया, जो बीच में मास बच गया उसका, तो वो क्या हुआ, चेंज्ड इनटू अ स्टार नोन एज द सन। बीच का जो बच गया वो सन बच गया, और जो बाकी की 8 बॉल्स उसमें से निकली थी वो प्लैनेट्स बन गई। तो माना जाता है कि इस तरीके से सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। It is believed that the satellites were formed when small balls of gases separated from the central mass and were attracted by their companion planet. ये माना जाता है कि जो सैटेलाइट्स हैं वर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल बॉल्स ऑफ गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास, कि जो सैटेलाइट है वो तब बने जब छोटे छोटे बोले जो गैसेस की, जो कि सेंट्रल मास से अलग हुई, एंड वर अट्रैक्टेड बाय देयर कंपेनियन प्लैनेट, और जो उनका कंपेनियन जो उनके कंपेनियन प्लैनेट थे उसके चारों ओर घूमने लगी। दे बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट, तो ये सैटेलाइट बन गई। डू यू नो द वर्ड प्लैनेट इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड planas, that which means wanderer. जो वर्ड है प्लैनेट, वो ग्रीक वर्ड पलानास से लिया गया है, जिसका मतलब है वांडरर, यानी कि घूमने वाला। द वर्ड सैटेलाइट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटेलाइट विच मीन्स एन अटेंडेंट, और सैटेलाइट का मतलब है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका मतलब है एन अटेंडेंट, यानी कि जो आपकी अटेंडेंस, जो मतलब आपका अटेंडेंट होता है ना, जो आपके साथ खड़ा रहता है, वो अटेंडेंट। द वर्ड सोलर इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोलारिस विच मीन्स सन, और जो सोलर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के वर्ड से सोलारिस से लिया गया है, जिसका मतलब है सन। अब हम सन के बारे में करेंगे कि सन क्या चीज़ है। द सन इज अ स्टार, ये आप सबको पता है। अ स्टार डज नॉट हैव सॉलिड सरफेस, जो स्टार होता है उसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता, बट इट इज अ बॉल ऑफ गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी। इसके अंदर अपनी एक ग्रेविटी होती है, और इसके अंदर बॉल्स होती है गैसेस की, ठीक है। तो वो ऐसे तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वो कहीं कहीं गिर जाएंगी, लेकिन ग्रेविटेशनल पावर की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सभी की सभी आपस में एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। इट जनरेट्स हीट एंड लाइट, और इससे हीट और लाइट निकलती है और रेडिएट फ्रॉम इनटू देम इनटू स्पेस, और फिर ये चमकता है स्पेस के अंदर। द सन डज नॉट हैव एनी रिंग्स,
सन के अंदर किसी तरह की कोई रिंग्स नहीं है, ना बाहर है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट द सन्स इंटेंस एनर्जी। अगर सन की एनर्जी हमारे पास नहीं हो तो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द सन इज़ अ वेरी ह्यूज मास, मच बिगर देन ऑल इट्स कंपेनियंस पुट टुगेदर, कि अगर इसके जितने कंपेनियंस हैं, यानी कि जो 8 कंपेनियंस हैं इसके, अगर उन सभी को एक साथ मिला दिया जाए तो भी उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा है वो। इट इज़ अबाउट 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर दैन आवर अर्थ, यानी हमारी अर्थ से ये 1.3 मिलियन बड़ा है। यानी हमारे जैसी अर्थ अगर मतलब सन में जाने लगे तो सन को, मतलब सन जितना बड़ा बनने में हमारे जैसे अर्थ 1.3 मिलियन चाहिएगी हमें, इतना बड़ा है सन। ड्यू टू द सन्स ह्यूज साइज, और सन का जो इतना बड़ा साइज है, ऑल मेंबर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर हेल्ड बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल एंड दे रिवॉल्व राउंड इन दियर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। और जो सन का जो इतना बड़ा जो साइज़ है, ऑल मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, जितने भी सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं, आर हेल्ड बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल, वो उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मतलब अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड इट रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। Though the distance between the earth and the sun is about 150 मिलियन किलोमीटर्स, जो अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार्स टू द अर्थ, लेकिन फिर भी ये अगर हम धरती के, ये कहें कि धरती के सबसे पास कौन सा स्टार है तो वो सन है, हालांकि उसकी दूरी भी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि बाकी के जितने भी स्टार्स हैं वो 150 से ज़्यादा ही दूर हैं। The rays of the sun reach the earth surface in about 8 minutes। जो रेज हैं सन की वो धरती के मैंने आपको बताया था 7-8 मिनट का टाइम लगता है, तो 7-8 मतलब 8 मिनट तकरीबन वो लगाता है उसकी लाइट को धरती पर पहुंचने में। अब देखो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी लाइट हम तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। Planets are the heavenly bodies which receive light and heat from the sun। जो planets हैं वो क्या है? अब planets के बारे में हमने sun के बारे में पढ़ा, तो अब planets के बारे में भी पढ़ेंगे कि planets जो हैं वो heavenly bodies होती हैं जो light और heat कहाँ से receive करती हैं? sun से। उनकी अपनी light heat नहीं होती है। They do not have their own light. The total number of planets in the solar system are 8. In the order of their distances from the sun। अगर हम उनके डिस्टेंसेस की बात करें कि सूरज के सबसे ज़्यादा पास, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, तो वो जो सीक्वेंस है वो क्या है? सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड फिर लास्ट में आता है नेपच्यून। द फर्स्ट 4 planets in order of their distance from the sun, जो सबसे पहले जो 4 planet हैं जो सन से दूर हैं वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। दे आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं बिकॉज दे हैव सॉलिड रॉकी सरफेस, क्योंकि उनका अपना सॉलिड और रॉकी सरफेस है, यानी कि रॉक्स पाई जाती हैं उसके ऊपर। 2 ऑफ द आउटर प्लैनेट, और जो उसके बाद के जो आउटर प्लैनेट हैं जुपिटर और सैटर्न, आर नोन एज गैस जायंट्स। इनको गैस, क्योंकि इनका जो एटमॉस्फेयर है वो सारा गैसेस से भरा हुआ है। वेयर एज द मोर डिस्टेंस, और जो सबसे ज़्यादा दूर है यूरेनस और नेपच्यून, जो सबसे ज़्यादा दूर हैं वो कॉल्ड आइस जायंट्स। उनको आइस जायंट्स कहते हैं क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि वो पहुँच ही नहीं पाती है, और इसी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा, वहाँ पर कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। ठीक है, तो इसलिए उनको, वो जमे हुए प्लैनेट्स हैं बिल्कुल, तो आइस जायंट्स बोलते हैं उनको। मरकरी हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर। मरकरी का एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा थिन है। द डेज आर वेरी हॉट। डेज तो बहुत गर्म होते हैं क्योंकि बिल्कुल जो
सन है उसके पास है वो मरकरी, बट एट नाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स हंड्रेड्स ऑफ डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन रात को वहाँ पर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी 100 डिग्री नीचे टेम्परेचर चला जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। कौन सा? मरकरी। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब आप सोचेंगे कि मरकरी सबसे पास है सूरज के, तो मरकरी गर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं, वीनस सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है ड्यू टू इस वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। एक तो इसके अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज हैं इसके अंदर, और दूसरा थिक एटमॉस्फेयर है। अब देखिए, जिसका एटमॉस्फेयर थिन होगा वो क्या करेगा कि हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा, और जितनी तेज़ी से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही तेज़ी से वो उसको रिफ्लेक्ट भी कर देगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अब जैसे मान लिया कोई भी मतलब कोई पतली चीज़ है, तो वो देखिए उसको भिगोने में भी, उसको सुखाने में भी, सब चीज़ों में कम टाइम लगता है ना। लेकिन जो जितना ज़्यादा थिक होगा, मोटा होगा, उसको उतना ही ज़्यादा टाइम आपको भिगोने में भी लगेगा और उतना ही ज़्यादा टाइम आपको सुखाने में भी लगेगा। वाई राइट? तो यही डिफरेंस है मरकरी और वीनस में। मरकरी का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना पतला है कि बहुत तेज़ी से उसके अंदर हीट और लाइट आती है सूरज की, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उस पर रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, जल ही जाएगा बंदा। ठीक है, लेकिन रात को क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर थिन है, लेयर थिन है, तो वो जितनी तेज़ी से उसके पास लाइट आती है उतनी तेज़ी से चली भी जाती है, बाहर चली जाती है, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। इतना पतला वो है, उसकी लेयर है कि वो जल्दी से वो जो हीट है वो बाहर भी निकल जाती है, इसीलिए रात को वो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। समझ आई आपको? लेकिन जो वीनस है, वीनस जो है उसका इतना थिक एटमॉस्फेयर है कि जब उसके अंदर लाइट आती है तो बाहर जाती ही नहीं है, मतलब आ जाती है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होती उतनी तेजी से, तो इसलिए उसके अंदर जो हीट है वो उसके अंदर ही समाती रहती है, तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा जो है वो गर्म प्लैनेट है। इट स्पिन्स बैकवर्ड्स, और ये पीछे की तरह स्पिन होता है। अर्थ और होम प्लैनेट, और अब अर्थ की बात होगी, इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ ड्यू टू इट्स ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड ऑक्सीजन। अब जो अर्थ है वो ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर बिल्कुल सही अमाउंट है हीट की, लाइट की, ऑक्सीजन की, सारी चीज़ों की बिल्कुल सही मात्रा है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ जो है पॉसिबल है। अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। मार्स, नॉन एज द रेड प्लैनेट, इज अ कोल्ड डेजर्ट, और मार्स जो है वो जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ये एक ठंडा डेजर्ट है। यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे हमें रेगिस्तान में कुछ नहीं नज़र आता ना, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, ऐसे तो बिल्कुल एक डेजर्ट की तरह है ये, इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। इट्स एटमॉस्फेयर इज टू थिन फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग ऑन द सरफेस, और इसका एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि लिक्विड वाटर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर पानी नहीं रह सकता। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनके सभी के रिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये ऊपर देख रहे हैं द 8 प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ अदर, ये जो यहाँ पर है ये सन है, उसके बाद यहाँ पर ये मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, और फिर सैटर्न है, और फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल नीले प्लैनेट है। नीले प्लैनेट है क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। इससे क्या है कि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। द रिंग्स अराउंड जुपिटर आर वेरी फेंट, जो जुपिटर के चारों तरफ जो रिंग्स हैं वो बिल्कुल फेंट है। अब जैसे आपको सैटर्न के चारों तरफ वो जो रिंग दिखाई दे रही है वो तो साफ दिखाई देती है ना, लेकिन जो जुपिटर के चारों तरफ जो रिंग्स हैं वो फेंट है, धुंधली है, आसानी से नहीं दिखती, एंड हैंस कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। द एटमोसफेयर ऑफ जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर हैं, इन पर जो गैसेज है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं। अदर देन दीज गैसेस
ये जो ये होती है ना, ये ब्लास्ट वाली होती है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैस बहुत खतरनाक गैस होती है। और ये जो ज़्यादातर जो भी ये सुरक्षात्मक हमारे मिसाइल वगैरह और बॉम्ब वगैरह और ये बनाए जाते हैं, ये सब कुछ ज़्यादातर इन्हीं गैसेस का यूज़ किया जाता है। Other than these gases, Uranus has methane which give blue tint to it. और इन गैसेस के अलावा यूरेनस जो है उसके अंदर मीथेन होती है। नेपच्यून इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू यूरेनस, और जो नेपच्यून है वो बिल्कुल यूरेनस की ही तरह है, दोनों एक जैसी है। कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम अलोंग विद ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन। तो इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम तो है ही, लेकिन थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन भी है। इट ऑल्सो कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया एंड मीथेन, ये दोनों भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। डू यू नो अर्लियर प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज अ नाइन्थ प्लैनेट। अब पहले अब 8 प्लैनेट माने जाते हैं, पहले 9 प्लैनेट होते थे, और 9th जो प्लैनेट होता था वो प्लूटो प्लैनेट होता था। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है एस्टैब्लिश्ड न्यू कैटेगरी ड्वार्फ प्लैनेट। उन्होंने इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया है फॉर आइरिस एंड प्लूटो। इन दोनों को उन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया है। द रिंग अराउंड द सैटर्न वर फर्स्ट सीन बाय गैलीलियो। और जो सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग्स हैं वो सबसे पहले गैलीलियो जो है उन्होंने देखे थे। अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ इटली, जो इटली के बहुत महान एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, थ्रू हिज टेलीस्कोप इन 1610 AD में। द रोटेशन टाइम एंड रिवोल्यूशन टाइम ऑफ 8 प्लैनेट्स आर एज फॉलोज। आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में तो पता ही होगा। रोटेशन क्या होता है, जैसे ये जो प्लैनेट, ये जो सूरज है, इसके चारों तरफ जो ये प्लैनेट्स घूम रही हैं, ठीक है, तो ये इस चीज़ को तो हम, इस प्रोसेस को तो हम कहते हैं रिवोल्यूशन। ये जो सूरज के चारों तरफ इस तरीके से घूमना है, इसको हम क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन रोटेशन किसको कहेंगे? रोटेशन जब जैसे पृथ्वी घूम रही है इसके चारों तरफ, तो वो थोड़ा थोड़ा खुद भी, जैसे जो अर्थ है वो इस तरीके से मतलब घूम रही है अपने, मतलब अपने ही एक्सिस पर वो घूमती जा रही है, एक बॉल जो है वो घूमती जा रही है। तो इसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो इनका अलग अलग टाइम दिया गया क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व भी होते हैं, रोटेट भी होते हैं। मरकरी का रोटेशन टाइम 59 डेज़ है और रिवोल्यूशन टाइम 88 डेज़ है। तो ये सारे आपने देख लेने हैं। आप जो देखिए, जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। रोटेशन तो टाइम उनका अपना होता है, लेकिन रिवोल्यूशन टाइम यानी कि सूरज से जो जो अब इसको छोटा चक्कर काटना पड़ेगा। मरकरी सबसे पास है, अब ये जो वीनस है इसको इससे ज़्यादा बड़ा थोड़ा सा काटना पड़ेगा। अब अर्थ है वो तीसरे नंबर पे है, तो उसको और ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा सर्कल काटना पड़ेगा। तो रिवोल्यूशन का टाइम इनका बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए सबसे छोटा है उसको सिर्फ 88 डेज़ लगते हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने में, यानी कि वहाँ का जो एक साल है वो 88 डेज़ का होगा, ठीक है। वीनस का जो है टाइम वो 225 डेज़ है। फिर जो अर्थ का है वो 365 डेज़ और 6 आवर्स है, ये आप सभी को पता है। और इसीलिए हमारा जो ईयर है वो उसमें 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। मार्स का उससे ज़्यादा है, फिर जुपिटर का उससे ज़्यादा है, फिर इस तरीके से बढ़ता हुआ इनका सभी का टाइम है। तो ये आप अच्छे से स्टडी कर लेना। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, वाई इट इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, एंड देन मेट्योर्स, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फेजेस ऑफ मून के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय।